Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you all are well. तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि जो ये के लिखते हैं उससे हमारे पास जो के से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा या उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट का क्या है, प्रोडक्ट का क्या है, हमारे पास प्रेशर क्या है, हमारे पास रिएक्शन जो हो रहा है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो पहला हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट doesn't depends upon concentration of reactant and concentration उसके बाद प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंस, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहा है या कैटलिस्ट के एब्सेंस में हो रहा है, ये उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो सिंपली क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड है वो दोनों सेम आ जाएगा। अगर वो सेम आ जाएगा तो उसमें कंसंट्रेशन अगर हम बाहरी कर देंगे तो वो अगर कंसंट्रेशन मान के चलो पहले जितना था उसमें हम कुछ चेंजेस कर देंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो के का वैल्यू हमारे पास पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये फिक्स्ड होना चाहिए। अगर ये फिक्स होगा तो हमारे पास बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, वो एक रेशियो है, एक रिलेटिव रेशियो है जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन के एक बेसिस पे एक्सप्रेशन लिखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज़्यादा है या कम है तो उस केस में ये नहीं होगा कि अगर ज़्यादा है तो हमारे पास जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, कम है तो हमारे पास लेट से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, या कम है तो हमारे पास जल्दी अटेन कर लेगा। तो हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कि हमारे पास जो दिया हुआ हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसके बेसिस पर रिएक्शंस हमारे पास हाउ लॉन्ग टू अटेन इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास कितना देर लगाएगा इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए। तो दूसरा पॉइंट्स, वी कांट predict the time taken to attain the equilibrium by using equilibrium constant, कि अगर हमारे पास किसी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है या बेसी है, अधिक है, तो उससे हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन जो होगा वो क्विकली हो जाएगा या हमारे पास वो क्विकली अटेन नहीं होगा। दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, तीसरा हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करता है। स्टोइकोमेट्री जो रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए नंबर जो पुट करते हो ना, अगर दो रिएक्शन एक ही रिएक्शन है उसमें दोनों अलग अलग नंबर लिख दिए हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड कर जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक coefficient of the reaction।
रिएक्शंस का स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उस बात पे हमारे पास डिपेंड करेगा। तो जैसे देखना, एक रिएक्शंस हम ले, सीधा सिंपल एक रिएक्शंस ले, ए से हमारे पास जो रिएक्शंस हो रहा है वो 2b हो रहा है, ए से रिएक्शंस हो रहा है वो हमारे पास 2b हो रहा है, या फिर सीधा सिंपली बी ही कंसिडर कर लो, इजी लगते हैं। ए से हमारे पास रिएक्शंस करके बी हो रहा है, तो यहां से अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। दूसरा समझना, इसी रिएक्शंस को कर दिया हमने 2a, अब 2a से हमारे पास क्या रिएक्शंस हो रहा है, ये 2b बना रहा है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टोकोमेट्री दोनों का 1 1 था, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बैलेंस है। अब इसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ से जो K2 आएगा वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर आएगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये जो K2 होगा वो ये जो K1 का स्क्वायर होगा, यही टर्म्स है, b बाय ए होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिख दे कि 1/2a ये हमारे पास 1/2b फॉर्म कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 जो होगा वो हम लिख सकते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ b का हाफ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a का हाफ। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, b बाय a का कंसंट्रेशन जो होगा उसका पूरा का पावर 1/2। तो ये हमारे पास जो K3 है वो आ जाएगा K1 का हमारे पास 1/2, या रूट लगा दो, अगर इसके बेसिस पे करोगे तब भी कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उस पे डिपेंड कर जाएगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है वो समझना कि अगर जो रिएक्शंस है अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहले वाले रिएक्शंस का उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। यहां पे समझे, हमारे पास कितने नंबर्स हो चुके थे, जी नेक्स्ट 4 हमारे पास क्या है वो देखना। If we reverse the chemical reaction, then अगर हम किसी केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स कर दे रहे हैं तो हमारे पास देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट become then new equilibrium constant become reciprocal of old equilibrium constant जैसे यहां से समझना, ये वही सेम रिएक्शंस रखते हैं। अगर हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि A से हमारे पास B जा रहा है रिएक्शंस, इस केस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1। तो अगर हमारे पास B से रिएक्शंस A के लिए शिफ्ट हो रहा है, अगर हमारे पास क्या लिख रहे हैं, A से B अगर था तो K1 था हमारे पास, अगर B से A जाएगा तो उल्टा कर दिया रिएक्शंस को, तो इस केस में हमारे पास जो K2 बनेगा वो K1 का रेसिप्रोकल होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगर हमारे पास यहाँ पे स्टोकोमेट्री लगा दोगे तो स्टोकोमेट्री जितना होगा उतना पावर चला जाएगा। तो अगर किसी या तो यहाँ पे भी गौर से देखना कि अगर इसी पॉइंट्स को हम यहीं पे समराइज करना चाहें, जैसे हमने बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो अगर हमारे पास जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना पावर जा रहा है, इसमें 1 हमारे पास था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जितना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतने का पावर चला गया। यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किए तो जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका हमारे पास पावर चला गया। तो सेम चीज, तो इसी चीज को यहीं पे छोड़ देते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे स्टोकोमेट्री पे डिपेंड कर जाता है। तो जिस नंबर से बैलेंस इक्वेशन में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर जो होगा उतना ही पे चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखना कि A से B फॉर्म हुआ, यहाँ पे K1, B से अगर B से A बना रहे हैं तो ये जो बनेगा K2 वो पहले वाले रिएक्शंस का क्या हो जाएगा, हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारे पास हो गया 5 क्या है, अगर हम किसी दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे,
अगर किसी दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा. इफ वी ऐड two or more than two chemical reactions, then the resultant equilibrium constant, then the resultant equilibrium constant is product of the equation, new equilibrium constant is the product of equilibrium constant. यहां से समझना इस बात को. अगर हमारे पास एक रिएक्शन हमने माना कि A से हमारे पास क्या जा रहा है B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1. B से हमारे पास कोई रिएक्शन है और वो अब जा रहा है C, और हमारे पास E से कोई रिएक्शन है वो जा रहा है F को. तो यहाँ से ये B से C का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 था, हमारे पास E से F जाने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 है. अगर हम ये तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा वो देखो, B तो कैंसिल कर सकते हैं, वो सेम ही है, कट जाएगा. तो बचेगा रिएक्टेंट में हमारे पास क्या, A और E रिएक्ट करके हमारे पास बनाएगा क्या, C प्लस F. तो अगर जब रिएक्शंस को ऐड करोगे कुछ कॉमन है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो. बस दोनों का देख लेना स्टोकोमेट्री. अगर जैसे यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे A गायब होता, 1 B बच जाता, ये याद रखना. तो C और F कुछ नहीं है, बस वो यहाँ पे सिंपल सा मैथ लगा देना कि ये जो इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम वाला जो देते हो वो हमारे पास इक्वल टू है, और सिंपल मैथ लगा देना कि इधर भी है B, इधर भी है, तो इस B को उधर ले जाओगे तो माइनस B होगा, माइनस B प्लस B कैंसिल, सिंपल सी मैथ से. तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या बोलेगी, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा. तो K1 इंटू K2 इंटू हमारे पास K3, ये रिजल्टेंट आ जाएगा. तो इससे हम लोग नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास क्या बोले, फिर से समझना कि अगर हम किसी दो या दो से अधिक रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास प्रीवियस केमिकल रिएक्शंस के. क्या ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शंस हमारे पास कितना कंप्लीट हुआ है. तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1000 मतलब 10 टू पावर 3 से अगर ज्यादा है तो मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. क्योंकि गौर से देखोगे तो हमारे पास क्या है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रिलेटिव वैल्यू है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का. तो अगर 1000 से ज्यादा आ गया तो मतलब रिएक्टेंट बहुत कम बचा होगा, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा, तो रिएक्टेंट कम बचा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा. अगर 1000 से 10 टू पावर माइनस हमारे पास 3 10 टू पावर माइनस 3 से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमारे पास छोटा है मतलब प्रोडक्ट बहुत कम होगा, रिएक्टेंट हमारे पास बहुत ज्यादा. अगर बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्शंस मानते हैं 0% कंप्लीट हुआ होगा, और 1000 से ज्यादा हो गया 1000 के बराबर होगा तो उस केस में हम मानते हैं कि रिएक्शंस हमारे पास लगभग खत्म हो चुका है, कि रिएक्टेंट में कुछ प्रोडक्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो चुका है. तो यहां से देखना कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे, 5 पॉइंट्स. नेक्स्ट देखना 6 पॉइंट्स. 6 पॉइंट, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 या इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 3, इसके बराबर या इससे ज्यादा हो, then we can say reaction is
about to complete। रिएक्शन जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। जैसे ये क्या बोल रहे थे वो थोड़ा सा समझना कि जो हमारे पास यहाँ पे के इक्विलिब्रियम जो लिखते हैं वो एक्चुअली में हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का ही तो रिलेटिव रेशियो होता है। अगर ये नंबर्स हमारे पास के इक्विलिब्रियम 1000 से या 1000 से ज्यादा है तो अगर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर टर्म छोटा होगा, और हमारे पास अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं ये कि बहुत ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर टर्म्स कम और न्यूमरेटर टर्म्स क्या होगा, ज्यादा। न्यूमरेटर टर्म्स है क्या, प्रोडक्ट का ही अमाउंट, और न्यूमरेटर अमाउंट है प्रोडक्ट का अमाउंट, और डिनोमिनेटर क्या है, रिएक्टेंट का अमाउंट। अगर रिएक्टेंट हमारे पास कम होगा तो प्रोडक्ट का जो ये ऊपर वाला नंबर्स क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर 1000 या 1000 से ज्यादा हुआ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू तो प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम, मतलब रिएक्शंस लगभग खत्म होने पर है। दूसरी बात कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 10⁻³ आ जाए 7, if equilibrium constant is less than or equal to 10⁻³, then reaction is about to start, और क्या बोल सकते हैं 0% कंप्लीशन, कि हमारे पास 0% कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो ये लगभग बोलेंगे अबाउट 100% कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग रिएक्शन ऊपर वाले में 10⁻³ या 3 से ज्यादा है तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, और -3 और उससे भी कम है तो मतलब रिएक्शन लगभग हमारे पास स्टार्ट हुआ है। इस चीज को फिर से समझना कि ये के बराबर क्या बता रहे थे, प्रोडक्ट का हमारे पास और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रिलेटिव रेशियो होगा। अगर हमारे पास ये जो नंबर है ये बहुत कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नंबर बहुत कम है, मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट का अमाउंट कम हुआ होगा और रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा। अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बचा हुआ है मतलब रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो यही चीज बोलते हैं कि 10⁻³ है, या फिर हमारे पास उससे भी कम अगर आ गया, उससे भी कम आ गया तो रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट ही नहीं हुआ। नेक्स्ट अब हमारे पास समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख करके हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस का है सो वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अब उसके लिए टर्म्स पढ़ेंगे रिएक्शंस कांस्टेंट। तो पहला हम लोग एक पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि 7, 8 नंबर हमारे पास बाय यूजिंग equilibrium constant and reaction quotient we can predict the direction of केमिकल रिएक्शंस। अगर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के की बात कर रहे हैं, और रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब हमारे पास क्यू क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम देख करके पता कर सकते हैं किसी भी रिएक्शंस का कि हमारे पास वो रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझेंगे कि रिएक्शन कोएफिशिएंट होता क्या है। रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा क्या, इट इज अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट एनी टाइम। मतलब जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे तो वो किस टाइम पे हमारे पास था, वो इक्विलिब्रियम के पास था कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम मतलब उस केस में हमारे पास कंसंट्रेशन
प्रेशर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो अगर हमारे पास रिएक्शंस को उसी एक्सप्रेशन को अगर किसी भी टाइम वो इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम से पहले इक्विलिब्रियम से बाद, अगर वही सेम एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो वो कहलाएगा रिएक्शंस कोएफिशिएंट। और रिएक्शंस कोएफिशिएंट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे Q से। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे K से, सॉरी Q से। तो ये क्या होता है? इट इज रिलेटिव रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हमारे पास जो रिलेटिव रेशियो होगा एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसी को बोलते हैं रिएक्शंस कोएफिशिएंट। दूसरा एक पॉइंट ये लिखता है, इट इज अ सेम एक्सप्रेशन, it have same expression, it have same expression as equilibrium constant but anytime। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखते हो तो देखना, जैसे अगर हमारे पास है A रिएक्ट कर रहा है B से और C और हमारे पास B फॉर्म करेगा, तो A में हमारे पास स्टेकोमेट्रिक जो रेशियो अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है, S है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारे पास अगर T इज इक्वल्स टू किसी भी एनी टाइम पे ले रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे हमारे पास रिएक्शंस कोएफिशिएंट। तो ये Q बराबर जो आएगा, आप इक्विलिब्रियम में क्या लिखते थे? कंसंट्रेशन ऑफ C टू पावर R, सेम लिखेंगे, बस वो इक्विलिब्रियम हो भी सकता है और इक्विलिब्रियम नहीं भी हो सकता। तो अगर हमारे पास C टू पावर R हो जाएगा, D का पावर हमारे पास S हो जाएगा, A का जो पावर होगा वो P हो जाएगा और B का पावर जो होगा वो Q हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, सेम टर्म्स है, सेम सब कुछ है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखते थे, बस ये किसी भी टाइम होगा। अगर किसी भी टाइम होगा तो इससे प्रिडिक्ट कैसे करेंगे हमारे पास कि रिएक्शंस लेफ्ट जाएगा, हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, उस चीज को समझना है। अगर तुम्हें रिएक्शंस कोएफिशिएंट अगर समझ में आ गया तो अब यहां से देखना, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम या K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Q अगर बराबर आ गया, किसी भी टाइम अगर ये बराबर आ गया तो मतलब एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हमारे पास इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और इस केस में क्या होगा? नो शिफ्ट ऑफ रिएक्शंस, कोई शिफ्ट ही नहीं होगा रिएक्शंस का। इसी चीज को अगर हम, रुक जाओ, अलग ही कर देते हैं, अगली ही स्लाइड में रख देते हैं, बेहतर होगा। यहीं पे रखते हैं या यहीं पे लिखते हैं। चलो, हमने पहला बहुत केस 1 हमारे पास क्या ले रहे हैं? केस 1 हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास Q और K दोनों बराबर आ जाए, तो इस केस में हमारे पास ये कंडीशन ही क्या है? ये जो कंडीशन है ये एनी टाइम, वो एनी टाइम इक्विलिब्रियम का है, तो ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हमारे पास ना रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड, तो इस केस में रिएक्शन जो होगा, ये रिएक्शंस don't, reactions remain in equilibrium, reactions remain in equilibrium, that is no forward or backward shift।
हमारे पास अगर Q और K बराबर आ गया तो वो केसी इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में ही रिएक्शंस रहना चाहेगा, और इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शंस रहना चाहेगा तो ना रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड, वो रिमेन इक्विलिब्रियम में रहेगा। हमारे पास केस नंबर 2, अगर Q का वैल्यू ज्यादा आ जाए हमारे पास K के वैल्यू से, Q का वैल्यू, अब यहां से फिर से समझना, अगर Q क्या है, कुछ नहीं, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का एक रिलेटिव रेशियो, कुछ पावर होगा। तो अब यहां से समझना, Q अगर ज्यादा हो गया, Q ज्यादा हो गया तो ऊपर का वैल्यू ज्यादा हुआ होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट कम। Q क्या है, Q भी क्या, जो K होगा वो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, K जो देगा वो एक फिक्स वैल्यू है। तो अगर फिक्स वैल्यू से अगर ज्यादा हो गया और रिएक्शंस हमेशा, अगर रिएक्शंस अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, या तो रिएक्शंस के शुरू में नहीं होगा, या तो फिर किसी वजह से रिएक्शंस हमारे पास डिस्टर्ब हुआ होगा, तो हमेशा रिएक्शंस क्या चाहेगा कि इक्विलिब्रियम को अटेन करना। अगर रिएक्शन चाहेगा हमेशा इक्विलिब्रियम को अटेन करना, तो Q का टेंडेंसी क्या होगा, ये याद रखना कि Q का जो टेंडेंसी होता है वो K को अटेन करना होता है। तो K का वैल्यू ज्यादा हो गया तो हमारे पास Q का वैल्यू अगर ज्यादा हो गया तो K को अटेन करने के लिए क्या करना चाहेगा, ये प्रोडक्ट का अमाउंट घटाना चाहेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाना चाहेगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास जो रिएक्शंस है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर हो रहा था, तो उस केस में जो रिएक्शंस है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के शिफ्ट हो। तो इस केस में कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास बैकवर्ड हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्शंस बोलेंगे, रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो इससे बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज एंड concentration of reactant increase। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा और हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और तीसरा और लास्ट हमारे पास जो केस है, केस नंबर थर्ड, अब उसकी बात करेंगे कि Q का वैल्यू हमारे पास K के वैल्यू से कम आ जाए। तो Q हमेशा क्या करना चाहेगा, K को अटेंड करना चाहेगा। अगर K को अटेंड करना चाहेगा तो फिर से यहां से समझना, क्योंकि K तो फिक्स है, K चेंज नहीं होगा, K सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अब यहां से समझना कि ये जो Q है, Q चेंज हो सकता है, तो Q अपना अमाउंट बढ़ाना चाहेगा। अगर Q बढ़ाना चाहेगा, Q इंक्रीज होना चाहेगा, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, प्रोडक्ट बाय जो रिएक्टेंट है उसमें चेंजेस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़े और रिएक्टेंट का अमाउंट घटे, तो Q बढ़ जाएगा। तो ये कब होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट शिफ्ट होगा, मतलब हमारे पास फॉरवर्ड। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरी बात समझेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट decreases and concentration of product get increases। जितनी बातें होगी हमारे पास, अब ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टीज थी उसी का बेसिस पे हम लोग कुछ PYQs करेंगे, उस PYQs को देखेंगे। चलिए अब PYQs करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये नीट 2024 में पूछा हुआ था, जब रीनीट हुआ था। तो ये एक रिएक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रिया आर गिवन। तो ये एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K1 दे दिया हुआ है, इसका K2 दिया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, रिलेशन बिटवीन K1 और K2 बताना है। अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ पे 3 स्टोइकोमेट्री, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब रिएक्शंस में क्या क्या गया है वो थोड़ा सा देखना। ये देखो रिएक्शंस A3B जो है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है वो यहाँ पे रिएक्टेंट में आ गया। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट में आ गया तो हमारे पास रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। अब क्या रिवर्स करने के बाद स्टोइकोमेट्री सेम होगा?
नहीं हुआ। रिएक्शंस में यहाँ पे स्टोइकोमेट्री का जो पावर है वो हमारे पास क्या किया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, जैसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इस रिएक्शंस को 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2। अब बोले थे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी का पावर चल जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो दूसरा 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिएक्शंस बचेगा वो हो जाएगा K1 का हमारे पास 1/2। अब इस केस में जो रिएक्शंस बनेगा वो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3/2 A2 प्लस 1/2 B2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा A3B। अब गौर से देखना यही रिएक्शंस हमारे पास यही लिखा हुआ है, बस रिवर्स में है। देखो हमारे पास 3/2 A2 लिखा हुआ है, 1/2 B2 लिखा हुआ है और हमारे पास 1 टाइम्स ऑफ A3B लिखा हुआ है। यही सेम है, बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है। जब हमारे पास यहां से ये जो ये लिख सकते हैं K1 का पावर 1/2। अब जब इस रिएक्शंस को हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाता है, रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 का हमारे पास 1/2 पावर आ जाएगा, या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं 1/√1 रूट ऑफ K1। इस केस में अगर जो रिएक्शंस बनेगा वो A3B हमारे पास ये बनेगा 1/2 B2 प्लस 3/2 A2। क्या यही रिएक्शन था? अगर यही रिएक्शंस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/√K1। अब देखिए यही है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इतना ही सा काम करना है और इजीली आपके पास पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास 3 रिएक्शन दिया हुआ है और हमारे पास बोला हुआ है इन 3 रिएक्शन से एक नए रिएक्शंस बनाया हुआ है। आपसे यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखना यहाँ से हमारे पास दिया क्या हुआ है, जैसे देखो हमारे पास अमोनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर O2 लिखा हुआ है, NO लिखा हुआ है और H2O लिखा हुआ है। तो ढूंढो सबसे पहला कि हमारे पास ये जो अमोनिया है, अमोनिया इस रिएक्शंस में है। अब यहाँ देखो यहाँ अमोनिया चाहिए था 2, यहाँ पे भी 2 है, मगर यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमारे पास डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टोइकोमेट्री सेम है तो रिवर्स कर रहे हैं, तो ये 1 बाय हमारे पास पहला जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस 1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा डायरेक्ट। देखो यहां से दूसरा हमारे पास O2 है, O2 इसमें भी है उसमें भी है, इसको अभी छोड़ दो। दूसरा देखो NO, NO हमारे पास सेकेंड रिएक्शंस में है, सेकेंड रिएक्शंस में NO 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, ये भी देखो प्रोडक्ट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, वो एज इट इज होगा। तो रिएक्शंस हमारे पास जो 2 हो जाएगा वो हमारे पास डायरेक्ट K2 आ जाएगा। अब दूसरा देखना वाटर, वाटर देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वाटर जो है वो 1 है। तो अगर हमें 3 वाटर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्शंस को तो रिवर्स नहीं करे, प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट में ही है, प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट में, यहाँ ये रिएक्टेंट में और यहाँ पे ये प्रोडक्ट में। तो इसीलिए इसने फर्स्ट में रिवर्स किया, यहाँ पे प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट में ही चाहिए, तो हमें सिर्फ स्टोइकोमेट्री चेंज करना है। तो अगर स्टोइकोमेट्री जब चेंज करते थे तो याद करो जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास उसके पावर में चला जाएगा। तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिएक्शंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो K3 है वो K3 का पावर 3 हो जाएगा। तो सीधा सिंपल हमारे पास, अब यहाँ से जब रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट होगा वो हमारे पास K2 इंटू K3 का पावर 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास K1 आ जाएगा। अब यही एक्सप्रेशन ढूंढो, हमारे पास ऊपर तो K1 है, यहाँ पे नीचे K1, यहाँ पे जब बहुत स्मॉल हो गया है तो B और C कुछ होगा, K2 का पावर K3, शायद आई थिंक K3 लिखा हुआ है, ये हमारे पास K2, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, बहुत ज़्यादा हमने छोटा कर दिया, ये आई थिंक यही होगा, ये K2 का पावर 3 इंटू हमारे पास सॉरी K3 का पावर, और ये आ जाएगा K2 डिवाइड बाय K1। अब ये आई थिंक अगर ये लिखा हुआ तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, अगर किसी ने सोचा कि सर हम इतना दिमाग नहीं लगा पाते, तो दिमाग नहीं लगा पाते तो देखो यहाँ से अमोनिया हमारे पास चाहिए, तो ऊपर वाले रिएक्शंस को रिवर्स करो और कुछ नहीं करो। रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2NH3, ये हमारे पास चेंज होगा, ये बनेगा 3H2 प्लस N2। रिएक्शंस को रिवर्स किए हैं तो ये 1/K1 बन जाएगा। दूसरा आप देखना, हमें चाहिए था 2NO प्रोडक्ट में है तो सेम रिएक्शंस को रिपीट कर देंगे। ये N2 प्लस O2, ये हमारे पास जो रिएक्शंस बनाएगा ये 2NO बनाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास वाटर, तो इस रिएक्शंस को 3 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इस रिएक्शंस में कुछ नहीं किया तो K2 का K2 रह जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शंस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3H2 प्लस 3/2 O2। हमारे पास ये जो फॉर्म करेगा वो हमारे पास वाटर फॉर्म करेगा H2O। ये क्या बन जाएगा K3 का पावर 3। अगर इस रिएक्शंस को ऐड करोगे तो गौर से देखना हमारे पास क्या क्या होगा। ये N2 से N2 कैंसिल, सेम ही है, और कुछ हमारे पास तो ऐसा कैंसिल नहीं हो रहा। ये 2 टाइम्स ऑफ NH3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ H2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3/2 और यहाँ पे 2/2 कर सकते हो, तो इसको डायरेक्ट हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/2 O2। यहाँ से हमारे पास 3H2 प्लस, अच्छा यहाँ पे 3H2 भी कैंसिल होगा तो 3H2 ये गायब, 5/2 O2 हमारे पास बचेगा 2NO प्लस 3H2O। अच्छा, हमने यहाँ पे बैलेंस ये 3H2O आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हो गया। तो अब इस रिएक्शंस को ऐड किए तो सिंपली ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका, ये हमारे पास आ जाएगा K2 इंटू K3 का पावर 3 डिवाइड बाय हमारे पास K1। सीधा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये नीट 2015 का है। ये हमारे पास इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन दे दिया हुआ है, हमसे पूछा इस रिएक्शंस में। गौर से देखो, कुछ नहीं किया हुआ है, सेम ही रिएक्शंस है, कोई रिवर्स नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे पास 1/2 यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। तो इस रिएक्शंस को हमारे पास किया क्या होगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही तो पावर चला जाएगा। तो देखो ये डायरेक्ट हमारे पास A, कुछ नहीं करना। जब भी एग्जाम में आता है क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस रहता क्या है कि आपको पूरे एग्जाम का एक ही दिन में आउटपुट देना है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, वरना क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। देखो नेक्स्ट 2015 का ही है। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्टिकुलर रिएक्शंस इतना दिया हुआ है, देन द इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन। देखो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 टू पावर हमारे पास 3 है। अगर 10 टू पावर 3 है तो लगभग रिएक्शंस खत्म हो चुका, और रिएक्शंस लगभग खत्म हो चुका तो सिर्फ बचेगा क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सब चला गया होगा तो प्रोडक्ट ही बचेगा। तो मोस्टली हमारे पास जो होगा वो प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट ही ज्यादा नहीं, क्योंकि K बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा हाई है मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई होगा और रिएक्टेंट कम, दोनों होगा, मगर सबसे ज्यादा क्या होगा, मोस्टली प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं। यहां से देखो ये रिएक्शन दिया हुआ, अच्छा यही सेम क्वेश्चन नीट में भी पूछा था और जेई में भी पूछा है। गौर से देखना यहाँ से, एक बार हमारे यहाँ पे देखो SO2 O2, यहाँ से SO3 बन रहा है। गौर से देखना इस रिएक्शन को और इस रिएक्शंस को, इनमें से डिफरेंस क्या है, एक स्टोकोमेट्री और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज किया गया। रिएक्शंस रिवर्स करेंगे तो पहला हमारे पास रिएक्शन जब रिवर्स करेंगे तो रिएक्शंस रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, वो भी उल्टा हो जाएगा। दूसरा, अब हमारे पास देखो स्टोकोमेट्री यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किए होंगे। तो एक हमने क्या किया है, रिवर्स किए हैं, रिवर्स करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, या इसी रिएक्शंस को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद रिवर्स करो। तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर 278 है, तो अगर हमारे पास 2SO2 प्लस O2 और यहां से जनरेट हो रहा है हमारे पास 2SO3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 278। तो अगर हम रिएक्शंस को पहला हमारे पास K बराबर, तो यहां से रिएक्शंस को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2SO3 प्लस ये चेंज होगा हमारे पास O2 प्लस 2SO2 में,
तो ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 जनरेट होगा वो 1/k हो जाएगा, मतलब 1/278। अब यहां से देखो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस रिएक्शंस को हम लोग 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा SO3। ये हमारे पास 1/2 O2 प्लस हमारे पास SO2, यही रिएक्शंस था हमारे पास। ऊपर वाला देखो सेम है, ये 12 नहीं है, 1/2 है। तो अगर यही चीज हमारे पास अगर फॉर्म होगा तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, ये K3 बराबर जो लिखेंगे ये √K1 आ जाएगा, मतलब 1/√K, ये आ जाएगा 1/√278। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, 278। ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू दे देगा 16.67। तो हमारे पास 1/16.67 जो आएगा वो आएगा 0.05998। तो इसको हम अप्रॉक्स जो लिख सकते हैं वो 0.6 लिख सकते हैं। ये हमारे पास अप्रॉक्स 0.06 आ जाएगा, और इसी को चेंज करेंगे तो ये 6 × 10⁻²। देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ नहीं करना है, या तो आपको अरेंज करने के लिए के एक्सप्रेशन में बोलेगा या तो फिर नंबर दे देगा और उससे आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस यही ट्राई करना है कि बीच बीच में आपको रिवीजन करते रहना है, वरना चीजें भूलते जाओगे। अब हमारे पास देखो यहाँ से बोला हुआ है, ये सारे कांस्टेंट दे दिए हुए हैं, ये 2024 का है जेई का। अब यहाँ देखो हमारे पास रिएक्शन दे दिया हुआ और बोला हुआ x से w अगर जाएंगे, तो x से अगर w जाएंगे, देखो इसी रिएक्शंस को ऐड कर दो, ये y कैंसिल, z कैंसिल, तो इसमें x से हमारे पास w ही तो बना। तो सिंपली अगर रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1 × 2 × 4 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 8 आ गया, खत्म। तो सिंपल सा है, बस आपको करना क्या है कि या तो रिएक्शंस को रिवर्स करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा, तो बस इतना ही सा करना और आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 2024 में पूछा हुआ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, सेम ही अभी कर चुके हैं हम लोग, ये बस डाटा चेंज कर दिया हुआ। नीट में हमारे पास जो पूछा हुआ था वहां पे कुछ अलग डाटा दिया हुआ था 278, और इस केस में जो दे दिया हुआ वो 4.9 दे दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखो ये केसी का वैल्यू दे दिया हुआ है, अब यहाँ से हमसे इस रिएक्शंस का केसी का वैल्यू पूछा हुआ है। गौर देखना, SO3 रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है, वहां पे 1 स्टोइकोमेट्री है और यहाँ पे 2 है। तो इस रिएक्शन से इस रिएक्शंस में चेंज होने के लिए हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। रिवर्स किया है तो ये जो हमारे पास Kc या K1 जो होगा वो 1/Kc हो जाएगा। दूसरा हमने एक्सप्रेशन, पहला ये काम किया है, दूसरा हमने काम क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1/Kc का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो रूट, Kc से 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से सीधा सिंपल देखें हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारे पास ये रिवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/4.9 × 10⁻²। हमारे पास रिवर्स करने के बाद ये वैल्यू आ गया। दूसरा अब हमारे पास क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हो रिएक्शंस को तो हमारे पास पावर चला जाएगा, तो ये 1/4.9 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आएगा कितना आ गया, -2 -4 ऊपर जाएगा तो 10⁻, हमारे पास 4 मतलब 4 0 और 4.9 × 4.9 आ जाएगा। चलिए इसमें देखिए हमारे पास जो आएगा 4 / 4.9, ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो 416.49 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये राउंड ऑफ करेंगे,
नियरेस्ट इंटीजर में, तो 4 5 से छोटा है, 5 से अगर छोटा है तो जो नंबर लिखा हुआ है वो नियरेस्ट इंटीजर में 416 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चंस को, देखो ये 2023 में पूछा हुआ है, 29 जैन का पेपर है, यहाँ पे भी सेम ही है। देखो गौर से, हमारे पास ये रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, सीक्वेंस और अलग अलग रिएक्शंस, हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करा 5/2 O2 से और 2 NO और वाटर जनरेट करा। कुछ नहीं, हमें सिंपली करना है, इस रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे कि ये हमारे पास फॉर्म हो जाए। तो गौर से देखना, हमने, अच्छा ये नीट वाले में क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिर भी देख लेना। यहाँ से देखो, हमें अमोनिया चाहिए, अमोनिया इसमें है, ये हमारे पास कैसा है प्रोडक्ट में, और ये हमें चाहिए रिएक्टेंट में। तो K1 हमारे पास रिएक्शंस 1 को रिवर्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी 2 स्टोकोमेट्री, यहाँ पे भी 2 एक्सटोमेट्री, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, रिवर्स करोगे तो यहाँ पे जो K1 जो, या बोल सकते हैं कि K' जो बनेगा वो हमारे पास 1/4 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 5 हो जाएगा। दूसरा देखना, यहाँ पे 2 NO, हमारे पास 2 NO प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम ही अमाउंट है। तो यहां से अगर हम K" को अगर लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 1.6, या फिर इसको डायरेक्ट ही रह जाएगा, K2 ही रह जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 12। दूसरा ये हो गया हमारे पास रिएक्शन 2, एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। तीसरा हम रिएक्शंस थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में देखो हमारे पास वाटर है और यहाँ पे भी वाटर, बस यहाँ पे क्या है, 1 वाटर और यहाँ पे 3 वाटर। तो इस रिएक्शंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसके पावर में हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास K" होगा वो K3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 1 ही लिखो ना, 1 इंटू 10 टू पावर -13 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से जब K रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, K' इंटू हमारे पास K2 डिवाइड बाय ये K" या फिर हमारे पास इसी को कह सकते हैं K3 का क्यूब। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 12 इंटू 1 का क्यूब डाइड कर दें 1 ही आएगा, 13 13 3 39, तो ये आ जाएगा हमारे पास -39 डिवाइड बाय हमारे पास डिवाइड होगा 4 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 5। अब गौर से देखना, ये 4 4 जा 16 तो 0.4 आ गया। अब यहाँ देखो ये 5 जो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सॉरी इसका क्यूब किसका था हमारे पास, नहीं ऐसे K3 का क्यूब था, ठीक हमारे पास 4 इतना आ गया। अब यहाँ से देखें नीचे कुछ नहीं बचा, +5 ऊपर जाएगा तो -5 हमारे पास बचेगा, -5 बचेगा तो ये -5 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 44, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 टू पावर -39 -5 + 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4 इंटू, अब यहाँ से देखें 5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 में हमारे पास 12 सब्सट्रैक्ट करना है तो 2 और यहाँ पे 4 में 1 तो 32, तो 10 टू पावर हमारे पास -32 आ गया। आंसर जो पूछा वो -33 में जवाब देना है, तो ये पॉइंट हमारे पास शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -33। अगर इतना आ जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, आपको बस घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना आप और अपनी मेहनत पे भरोसा भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखो ये भी जो पूछा हुआ 2022 26 जुलाई का पेपर है। ये हमारे पास एक रिएक्शन दे दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया हुआ है, हमसे एक दूसरे रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है। देखो यहाँ से Ag है, कॉपर है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही है, रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में है। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि Ag का स्टोइकोमेट्रिक 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इस रिएक्शंस को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिएक्शंस हमारे पास बन जाएगा। तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला ही तो बनेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 टू पावर +15 जो आएगा इसका पावर 1/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना आपको, इतना करना आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ से जो दिया हुआ है, अच्छा एक चीज थोड़ा देखना, 10⁻15 और 10⁻8 में पूछा हुआ है और इससे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, या तो यहाँ -15 देना चाहिए या फिर हमारे पास आंसर जो आएगा वो यहाँ पे क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है। तब अगर यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे +15 नहीं हो सकता, तो वो -15 होगा। तो -15 यहाँ से रूट लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, या इसको 2 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा, इसको कर सकते, सॉरी 14 जब करोगे तो ये हमारे पास एक पावर घटा रहे हो तो 0.2, या फिर इसको बढ़ा ही दो, 2 इंटू जो नया इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, 2 या √2, यहाँ पे 16 कर दो इसको तो 20 हो जाएगा। 20 इंटू 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 का जो रूट आएगा वो 8 आ जाएगा। अब यहाँ से √20 का वैल्यू निकाल लेना, 1 का जो √20 ये 4.47 आ जाएगा, 4.47 इंटू 10⁻8। अब ये जो x को अगर नियरेस्ट इंटीजर में चेंज करोगे तो 4 इंटू 10⁻8 आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, कुछ नहीं करना, इतना ही आसान होता है। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर का जो CuNH4 का NH3 का होल 4 2+ दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स। अब द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 K2 K3 K4, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला है, कुछ नहीं, वही इक्विलिब्रियम की बात बोल रहा है। ये अलग अलग हमारे पास वैल्यू दी हुआ है अलग अलग स्टेप का। अब हमसे पूछा हुआ है डिसोसिएशन का, तो इस रिएक्शंस को सिंपली देखो, अगर रिएक्शंस को ऐड करोगे तो हमारे पास एसोसिएशन का बनेगा, अगर रिएक्शंस को उल्टा कर दोगे तो डिसोसिएशन का बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो रिएक्शंस है इसको पहले ऐड करो। तो देखो यहाँ पे कॉपर पे 2+ और अमोनिया जो 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे 3, अमोनिया जो अमोनिया हमारे पास है वो 2 है, अमोनिया 2 है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें इस रिएक्शंस को ऐड करोगे तो, और यहाँ पे एक जो है अमोनिया, एक अमोनिया से कैंसिल हो जाएगा, तो हो क्या रहा रिएक्शन, Cu2+ हमारे पास ये 1 2 3 4 अमोनिया से रिएक्ट करके ये बना रहा है CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे 2+। अब हमसे इसका नहीं पूछा, हमसे पूछा डिसोसिएशन का पूछा है कि अगर CuNH3 का होल 4 को डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, तो एसोसिएशन का निकालो, उल्टा कर दो उसका रेसिप्रोकल। तो अगर इसका हम निकालेंगे K रिजल्टेंट, ये यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस हमारे पास, अगर K रिजल्टेंट एसोसिएशन का, अगर एसोसिएशन का केस के लिए निकालेंगे तो सारे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होंगे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 4 स्टेप में हो रहा है, तो K4 यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा। K1 का वैल्यू देखो, ये 1 हमारे पास 10⁻4, दूसरा 1.58 इंटू 10⁻3, तीसरे स्टेप का 5 इंटू 10⁻2 और चौथे स्टेप का 10⁻2 दिया हुआ है। अब इसी चीज का अगर हमारे पास जो निकालोगे वैल्यू वो क्या आ जाएगा, 5 एक टाइम्स है, 5 8 जा 40, 0 हाथ में 4 कैरी करेगा, 5 5 जा 25 और हमारे पास 4 29, 2 कैरी किया, 5 1 जा 5 और 2 7, तो ये आ गया हमारे पास 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 7.9 इंटू, अब ये पावर ऐड करो, 4 3 7 और 2 हमारे पास 9 2 11, ये 11 आ गया। अगर हमारे पास के डिसोसिएशन का निकालेंगे तो सिंपली रेसिप्रोकल करना है, अगर डिसोसिएशन करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, CuNH3 का होल 4 इस पे आ जाएगा 2+, अब यहां से जब टूटेगा तो Cu2+ प्लस 4NH3, ये रिएक्शन इसी का जस्ट उल्टा है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकला उसका रेसिप्रोकल ले लो भाजी। तो ये अगर हम डिसोसिएशन की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/7.9 इंटू 10⁻11, यहाँ से देखो ये ऊपर से लेके जाओगे तो हमारे पास 10⁻11/7.9, गॉस देखो जो आंसर हमसे पूछा हुआ है वो 10⁻12 में पूछा हुआ, तो -12 करने के लिए क्या कर दोगे, 10 डिवाइड बाय 7.9 इंटू 10⁻12,
12 आ जाएगा। अब 10 को डिवाइड कर दो 7.9 से, 10 डिवाइड 7.9, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा 1.26 इंटू 10⁻12। अगर हमारे पास राउंड ऑफ फिगर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 इंटू 10⁻12, तो आंसर इसका जो आएगा वो 1 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए वो पूछा हुआ 2020 का है, ये 6 सितंबर का पेपर है। चलिए अब यहाँ से देखिए द वैल्यू ऑफ केसी का वैल्यू दे दिया हुआ है 64 हमारे पास इस रिएक्शंस का। अब केसी इस वैल्यू को पूछ रहा, देखो रिएक्शंस इन दोनों में, देखो रिएक्शंस को रिवर्स किया गया है और रिवर्स करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, बस इतना ही काम करना है। तो 64 दिया हुआ है, 64 का अगर हम रिवर्स करेंगे, 64 का रिवर्स कर देंगे तो ये 1/64 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 1/64 का स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना आ गया 64 का स्क्वायर रूट 8, तो 1/8 ऑप्शन नंबर बी। तो यहां तक था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।